10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. लास्ट क्लास में हम लोगों ने टैक्स में सेक्शन 6 तक कवर किया था, रेजिडेंशियल स्टेटस। आज हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल देखने बाकी हैं सेक्शन 5 और सेक्शन 6 से रिलेटेड, लेकिन पहले हम लोग थ्योरी का पोर्शन तो कवर कर लें। सेक्शन 7 है आपका, याद होगा जब मैंने एक टॉपिक आपको बताया था सेक्शन 5 में मैंने बताया इनकम ड्यू, एक्रूड और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया सारे केसेस में टैक्सेबल था। और उस समय जब मैंने वर्ड लिखा था डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, तो मैंने कहा था ये सेक्शन 9 में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, और मैंने कहा था जब हम लोग डीम्ड टू बी रिसीव्ड का वर्ड का देखेंगे, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, उसको हम लोग देखेंगे सेक्शन 7 में। याद आया? आज के सेक्शन को देखने की बारी है। वर्ड याद रखेंगे आप लोग, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, बोलो, इन इंडिया मत लिख देना, इन इंडिया ना लिख देना, केवल इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। क्लियर? अगर ये सेक्शन हम लोग को ढंग से जानना है तो हम लोगों को प्रोविडेंट फंड के भी रूल्स अच्छी तरह जानने पड़ेंगे। जब हम लोग सैलरी चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर, तो उसमें एक टॉपिक आएगा, कौन सा, क्यों ना उस टॉपिक को आज ही कवर कर लिया जाए, क्यों ना उस टॉपिक को हम लोग आज ही कवर कर लें। बोलो, होता क्या है कि जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड की बेनिफिट्स देता है, ढंग से सुनना, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देता है, किस चीज़ का, प्रोविडेंट फंड का। पहला होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। कौन सा होता है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और लास्ट है जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के किसी रिलेशनशिप की बात नहीं होती। यहाँ एम्प्लॉयर गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड बनाती है तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। और जब एक प्राइवेट एम्प्लॉयर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोविडेंट फंड बनाता है तो वो कहलाता है या तो रिकॉग्नाइज्ड या कहलाता है अनरिकॉग्नाइज्ड। एक और प्रोविडेंट फंड है, ये किस लिए बनाए जाते हैं? व्हाट वाज द मेन मोटो टू क्रिएट सच अ टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड? अल्टीमेटली द एम्प्लॉय विल बी बेनिफिटेड एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट. These are the retirement benefits. These are the retirement benefits. If the employee is government employee, then he'll be benefited with statutory provident fund. If the employee is not the government employee, other than government employee, then he can be benefited with recognized or unrecognized provident fund at the time of the getting retirement from the employment. Clear? What about the employer? Retirement क्या employee होता है? नहीं, जो आदमी नौकरी करता है केवल वही रिटायर होता है।
वही बूढ़ा होता है, बाकी लोग बूढ़े नहीं होते। बोलते क्यों नहीं? बाकी लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर नहीं जाती। तुम्हारी आंखों में ये चमक कैसी? तो बाकी लोग 60 साल से ऊपर नहीं होते हैं। एम्प्लॉयर जो खुद दूसरे के प्रोविडेंट फंड का अरेंजमेंट कर रहा है, एक न एक दिन वो खुद बूढ़ा होगा। एम्प्लॉय को तो उसको बुढ़ापे का सहारा मिल गया, प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर को कौन देगा? जरा ये भी तो सोचो, उसको कौन देगा? उसको बुढ़ापे में कौन मदद करेगा? 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख की उसके लिए है। कोई भी बंदा जिसको चाहिए प्रोविडेंट फंड, वो जा सकता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होने की कोई शर्त नहीं है। यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कोई रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है। मैं खुद जा सकता हूँ, अपना प्रोविडेंट फंड बनवा सकता हूँ, तुम खुद जा सकते हो, अपना प्रोविडेंट फंड बनवा सकते हो, कोई भी जा सकता है, अपना प्रोविडेंट फंड बनवा सकता है। इसलिए इसको कहा गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नहीं समझ में आई बात? तो इन टोटालिटी दे आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। द फर्स्ट वन इज योर स्टैट्यूटरी, कि कौन अप्लाई करता है इसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एक अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाता है, और वहीं पर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाता है। सर फिर कन्फ्यूज़न हो गया ना, कब ये और कब ये भी तो बता दीजिए। अगर दोनों प्राइवेट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाते हैं तो कब हम मानेंगे रिकॉग्नाइज्ड और कब मानेंगे अनरिकॉग्नाइज्ड? जब कोई एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड एक्ट के सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए प्रोविडेंट फंड बनाता है, एम्प्लॉय का कानून बना हुआ है, अगर मैं उसको फॉलो करूं तो मैं रिकॉग्नाइज्ड हूं या अनरिकॉग्नाइज्ड? सोचना ही नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड। इफ द एम्प्लॉयर maintains provident fund in accordance with all the rules and regulations or compliance with the provisions of Provident Fund Act, then in that case that provident fund would be treated as recognized provident fund। समझ में आई बात? तब इस तरह के provident fund को हम बोलेंगे recognized है। लेकिन अगर कुछ रूल्स और रेगुलेशन डेविएट कर गए, हमने पूरी कोशिश की कि हम प्रोविडेंट फंड एक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो ना हो पा रहे हो। क्या करें? हम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अगर प्रायर अप्रूवल ले लेते हैं कि भाई देख ये 2-3 रूल्स हैं, हमसे ये फॉलो नहीं हो पा रहे, उनके पीछे ये जेन्युइन रीजंस हैं, और अगर कमिश्नर उस चीज़ की परमिशन दे तो इसका मतलब हम कानून के साथ हैं या कानून के खिलाफ हैं? साथ हैं तो है ना, रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन अगर हमको परमिशन नहीं मिली या मैंने जो प्रोविडेंट फंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए हैं उनमें से रूल्स एंड रेगुलेशन हम फॉलो नहीं कर रहे प्रोविडेंट फंड एक्ट के, तो वो भी हमारा माना जाएगा अनरिकॉग्नाइज्ड। तो रिकॉग्नाइज्ड होने के लिए 2 में से किसी एक शर्त को पूरा कर लो। पहला, प्रोविडेंट फंड एक्ट के सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। अगर नहीं, कुछ डेविएशंस हैं, तो क्या उन डेविएशंस के लिए आपने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से परमिशन ले ली है या नहीं। अगर हाँ तो रिकॉग्नाइज्ड, अगर ना तो अनरिकॉग्नाइज्ड। अब क्लियर है, पक्की बात है। अब अगर हम फिर से देखें, इन टोटालिटी दे आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। द फर्स्ट वन इज नोन एज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सेकेंड वन इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, थर्ड वन इज unrecognized provident fund, and the last is बोलें पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कौन सा? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो अगर देखा जाए
थोड़ा समराइज किया जाए चीज़ों को तो समझ में ये आएगा कि प्रोविडेंट फंड रूल्स को अगर फॉलो करना है, या ये देखें प्रोविडेंट फंड होते कितने तरह के हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आपने प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए तो वो रिकॉग्नाइज्ड है। और अगर कुछ रूल्स रेगुलेशंस या प्रोविजंस को कंप्लाई करने से रह गए, पूरी तरह से कंप्लाई नहीं हो पाया, और उन डेविएशंस के लिए मैंने परमिशन ले ली कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से, तो वो क्या कहलाएगा? रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन अगर परमिशन ना मिली हो तो अनरिकॉग्नाइज्ड। तुम लोग या तो बाहर ही देख लो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, या तो ध्यान इधर दो। क्लियर है? तो हमारे पास दो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, और ये कौन सा है? कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई भी। अब जरा इनके टैक्स ट्रीटमेंट देखें, और इसी के कारण, इसी प्रोविडेंट फंड के रूल्स रेगुलेशन होने के कारण जो हमारा सेक्शन आया वो आया सेक्शन 7। आना ये बाद में था, लेकिन उसके लिए इसने इंतजाम पहले ही कर दिया। जरा देखते हैं ऐसा क्यों। फिलहाल इसको डिटेल में देखा जाए। आप लोग ऐसे ही कॉलम बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये याद रखना, जब मैं सैलरी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं बहुत ही इसको लाइट वे में लेकर के चलूंगा। आज मैं डिटेल में बता रहा हूँ, उस समय जब मैं सैलरी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि मैंने पढ़ाया था और ये बताया था, बात खत्म। ज़्यादा मैं उस समय डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। ये ना सोच लेना कि सर उस समय भी डिटेल में बताएंगे। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड द लास्ट वन इज योर, बोलें पब्लिक है सब जानती। इसके लिए जो लगता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925, और इसके लिए जो लगता है पीएफ एक्ट 1952। 2 की जगह 5, 5 की जगह 2। कहते हैं ना 3 5 ना करो, तो ये 2 5 कर रहा है। क्लियर है? देखें अरेंजमेंट किस चीज़ का हो रहा है? बुढ़ापे के लिए। आज हर साल अरेंजमेंट करोगे तब तो बुढ़ापे में एक साथ पैसा मिलेगा। मैं एम्प्लॉयर तुम एम्प्लॉय, मैं एम्प्लॉयर तुम एम्प्लॉय। मुझे इसके लिए अरेंजमेंट करना है। किस चीज़ का? प्रोविडेंट फंड का, रिटायरमेंट बेनिफिट का। क्लियर? 5 चीज़ें आएंगी अब। पहला, एम्प्लॉय का अपना जेब से जो पैसा कटेगा, और जो पैसा जेब से कट करके प्रोविडेंट फंड में जमा होगा उस पर हर साल जो इंटरेस्ट मिलेगा। मेरा भी तो पैसा जाएगा, रूल है जितना एम्प्लॉय का काटेंगे उतना अपनी जेब से देना पड़ेगा, है कि नहीं? मेरी भी जेब से जाएगा इसके अकाउंट में, और मेरी जेब से जो गया उस पर भी इसको इंटरेस्ट मिलेगा मेरे वाले अमाउंट पर। और जब ये रिटायर होगा तो उस समय पूरा का पूरा पैसा निकाल लेगा। इन 5 चीज़ों में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा वही देखना है। इन 5 पॉइंट्स में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा वही देखना है। पहला पॉइंट, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन।
एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन, इधर देख ले, पहले लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, चूंकि अभी इंट्रोडक्शन है इनकम टैक्स का, तो बट ऑब्वियस है कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो कई नई चीज़ों की टर्मिनोलॉजी क्लियर होती है। फर्स्ट चैप्टर का सबसे खास बात ये होता है किसी भी सब्जेक्ट का कि नई चीज़ों का टर्मिनोलॉजी क्लियर करता है। आगे हम लोग देखेंगे पूरे इनकम टैक्स में, बार बार देखेंगे, कभी मैं लिखूंगा एग्जेम्पशन और कभी मैं लिखूंगा डिडक्शन, ये, और कभी मैं बोलूंगा रिबेट एंड रिलीफ। क्या बोलूंगा? रिबेट एंड रिलीफ। जब मैं बोलूंगा एग्जेम्पशन, दिमाग तुरंत इधर जाना चाहिए, जब मैं बोलूंगा डिडक्शन, दिमाग तुरंत इधर जाना चाहिए, और जब मैं बोलूंगा रिबेट एंड रिलीफ तो दिमाग इधर जाना चाहिए। बात खत्म। तीनों का सेंस बिल्कुल अलग अलग है, तीनों का सेंस बिल्कुल अलग अलग है। पहला है डिडक्शन। मैंने कहा 10 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, टोटल हो गए 23। चलो 2 रुपये की छूट ले लो। अरे कोई चीज़ एडिशन में है तो उसकी डिडक्शन ले सकते हो। डिडक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ एडिशन में है तो डिडक्शन मिल रही है, कोई चीज़ ऑलरेडी एडेड है तो उसको आप डिडक्ट कर रहे हो, इसको हम कहते हैं डिडक्शन। और डिडक्शंस के सारे रूल्स हम लोग देखेंगे सेक्शन 80 में। जब भी मैं बोलूँ डिडक्शन, तुरंत दिमाग में जाना चाहिए सेक्शन 80। नॉर्मल प्रोविजन सारे के सारे सेक्शन 80 में, बाकी इंडिविजुअल चैप्टर के अलग अलग हैं, वो बाद में देखेंगे। सेक्शन 80, जब भी डिडक्शन बोलूँ दिमाग तुरंत जाना चाहिए सेक्शन 80। क्लियर हुआ? बोलो। यानी वो इनकम यहाँ एडेड है, उस इनकम की छूट मिल रही है, इसको हम कहते हैं डिडक्शन। कोई खर्चा मैंने स्पेसिफिक किया, उसका डिडक्शन मिल रहा है। क्लियर है? अच्छा, एग्जेम्पशन। हमारे पास 3 रुपए की और इनकम थी, लेकिन उसको मैंने जोड़ा ही नहीं। जब जोड़ा ही नहीं टोटल में तो घटाओगे क्यों? नहीं समझे मेरी बात? अगर किसी चीज को जोड़ करके घटाना ही था तो जोड़ा क्यों? नहीं, एक गाना था ना इस पर, था ना, अगर दिल तोड़ना ही था तो फिर जोड़ा क्यों, कुछ ऐसा ही था। देखो तो वही, जब तोड़ना ही था, मतलब सॉरी घटाना ही था तो जोड़ा क्यों? न जोड़ो न घटाओ। जब लेस करना ही है, डिडक्ट करना ही, तो ऐड किया क्यों? तो न लेस करो न ऐड करो, माफ कर दो, और उसको हम नाम देंगे एग्जेम्पशन। क्या नाम देंगे? एग्जेम्पशन। अगर मैं बोलूं एग्जेम्पशन, तुरंत दिमाग में जाना चाहिए सेक्शन 10। नॉर्मली तुरंत दिमाग में जाना चाहिए सेक्शन 10। क्लियर है? रिबेट एंड रिलीफ क्या होता है? देखो ना, इनकम है, पहले जोड़े फिर घटाएं। क्यों भाई? न जोड़ो न घटाओ, एग्जेम्पशन ले लो। जोड़ लिया है, अब घटाने की बारी है, तो अगर जुड़ा हुआ है लेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिडक्शन। और लास्ट है हम लोग का रिबेट एंड रिलीफ। क्या है ये? क्या बला है? चलो, मैंने टोटल अपनी इनकम कैलकुलेट कर ली, कितनी? 21। कितनी? और इस पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया, मान लेते हैं 2 रुपए। टैक्स कैलकुलेट कर लिया कितना? 2 रुपए। अब 2 रुपए का अगर टैक्स आया और इस टैक्स पर हमको कोई छूट मिलती है, टैक्स पर अगर हमको कोई छूट मिलती है, इनकम पर छूट नहीं मिलती, इनकम पर जो डिडक्शन मिलता है उसको हम डिडक्शन बोलते हैं। कोई इनकम न जोड़ी जाए न लेस की जाए उसको हम एग्जेम्पशन बोलते हैं। और अगर टैक्स में से कोई बेनिफिट दिया जाए, मान लो कोई टैक्स में से बेनिफिट मिला, टैक्स बेनिफिट मिला 98 का, 50 पैसे का, अब टैक्स पेबल कितना है? ये जो बेनिफिट मिला टैक्स का, उसको हम कहते हैं रिबेट एंड रिलीफ। सेक्शन 88, सेक्शन 89, सेक्शन 91, सेक्शन 87A, ये सेक्शंस हैं। छोड़ दो, अभी तुम लोग को सेक्शन से कोई लेना देना नहीं। फिलहाल इतना ही जानो, जब टैक्स से डिडक्शन मिलती है, टैक्स का छूट मिलता है, तो उसको हम कहते हैं रिबेट एंड रिलीफ। अब क्लियर है तीनों टर्मिनोलॉजी? जब मैं डिडक्शन बोलूँ तो इसका मतलब कोई चीज़ एडेड है, नीचे डिडक्शन मिल रहा है। एग्जेम्पशन बोलूँ तो न इधर है न इधर है, वो एग्जेम्प्ट है इनकम। और अगर रिबेट एंड रिलीफ की बात बोलूँ तो टैक्स में से हमको छूट मिलती है, उसको हम कहते हैं रिबेट एंड रिलीफ।
चलो सबसे पहले बात करेंगे हम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की। मैंने कहा 5 पॉइंट आएंगे। कितने पॉइंट आएंगे? पहला पॉइंट एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट, बोलो। तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, बोलो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। And the last one is a lump sum amount received at the time of retirement। अगर ये 5 पॉइंट सबके तैयार हो जाएं तो मेरा प्रोविडेंट फंड का टॉपिक क्या हो जाएगा? ओवर। सबसे पहला एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन, मैंने तुम्हें सैलरी दी 20,000 रुपये की और तुमने उसमें से कहा सर जी 2,000 मेरा काट करके ट्रांसफ़र कर दीजिए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में। बताओ तुमको सैलरी कितने की मिली, 20,000 की या 18,000 की? 20,000। सैलरी तो 20,000 मिली। अब इसकी मर्जी है उस 20,000 का क्या करता है। सैलरी तो मैंने इसको क्या दी, 20,000। इसने मुझे 2,000 दे दिया कि सर जी मेरे नाम से अकाउंट में डाल दो प्रोविडेंट फंड में। इसको हम कहेंगे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। इसने अच्छी जगह पैसा लगाया या गलत जगह पैसा लगाया? अच्छी जगह पैसा लगाया। बुढ़ापे में सरकार पर बोझ नहीं बनोगे तुम। बुढ़ापे में सरकार पर बोझ और दुनिया के लिए बोझ नहीं बनोगे, बात समझना। तुमने अच्छी जगह पैसा लगाया, छूट मिलनी चाहिए या नहीं? आपकी इनकम में एडेड है 20,000 में, 20,000 में वो 2,000 शामिल है। अब 2,000 आप निकाल रहे हो, बताओ आपको एग्जम्पशन मिलेगा या डिडक्शन मिलेगा? आपको एग्जम्पशन मिलेगा या डिडक्शन मिलेगा? आपको अगर छूट चाहिए तो डिडक्शन। सोचना क्या है, कोई अमाउंट अगर इनकम में एडेड होती है उसको माइनस करते हैं तो डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। फिलहाल छोड़ देते हैं सेक्शन का नंबर पूरा, 80 याद रखते हैं केवल। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, पक्का। अब आते हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, यानी मेरा कंट्रीब्यूशन। मैंने भी इसके खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। अब जरा सोचो इसकी टोटल सैलरी कितनी हुई। 20,000 मैंने पहले दी थी, 2,000 उसमें से निकाल कर इसके अकाउंट में जमा की। बताओ सैलरी कितनी दी मैंने? 20,000। 18,000 इसको, 2,000 इसके अकाउंट में। मेरी जेब से तो 20,000 निकला, 2,000 और निकला। बताओ इसकी टोटल सैलरी कितनी हो गई? 22। पहले जोड़ो, अच्छी जगह पैसा लगाया या मैंने गलत जगह पैसा लगाया? अच्छी जगह। तो इसको छूट मिलनी चाहिए या नहीं? मिलनी चाहिए। तो पहले मेरा 2,000 जोड़ो और उसके बाद नीचे माइनस करो। तो उससे अच्छा क्या दे दो, न जोड़ो न घटाओ, क्या कर दो? पक्की बात है ना? तो एग्जेम्पशन। क्लियर है? ये एग्जेम्प्ट हो गया, न जोड़ने की जरूरत है ना लेस करने की जरूरत है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, तुम्हारे ऊपर तुमने जो पैसा जमा किया 2,000 उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तुमको। अब वो इंटरेस्ट अच्छी चीज़ के लिए मिल रहा है या खराब चीज़ के लिए मिल रहा है? अच्छी चीज़ के लिए मिल रहा है। प्रमोट करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। प्रमोट कैसे करोगे? टैक्स लगाकर या टैक्स छोड़कर? टैक्स छोड़ करके। बताओ इसकी जो इंटरेस्ट की इनकम है पहले इसके अकाउंट में जोड़े, बाद में लेस करें, या जोड़े ही ना? जोड़ो ही मत, पहले जोड़ोगे बाद में घटाओगे। क्या दे दो? एग्जेम्पशन दे दो। मेरा भी जो इंटरेस्ट तुम्हारे अकाउंट में पहुंचेगा, अच्छी चीज़ के लिए बुरी चीज़ के लिए? अच्छी चीज़ के लिए। उसको पहले जोड़ोगे बाद में लेस करोगे, उससे अच्छा क्या दे दो? एग्जेम्प्ट कर दो। न जोड़ो न घटाओ, न ऐड करो न डिडक्ट करो। और बुढ़ापे में जब तुमको पूरा पैसा मिलेगा, दादाजी जब आपको बुढ़ापे में पैसा मिलेगा तो बताएं पूरे पैसे पर छूट दे दे या टैक्स लगा दे? बुढ़ापे का सहारा बनाए हो या टैक्स कमाने का जरिया बनाए हो? ये कौन सा का तरीका होता है कि जन्म भर छोड़ते हैं, जब बेचारा बूढ़ा हुआ उस समय पैसों की खास जरूरत थी, उस समय टैक्स लगा दिया। अरे माफ़ करो ना, जाए दो।
एग्जेम्पशन दे दो, ना ऐड करो ना डिडक्ट करो। पक्की बात है ना। मेरा एक दोस्त था, करीब जब हम लोग दिल्ली में पढ़ते थे 8-10 साल बाद अचानक उसकी कॉल आई, अरे यार दिलीप तूने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं पहचाना। कह रहा मैं अखिल। मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, कहाँ से फ़ोन नंबर मिल गया? कह रहा नेट से ढूंढ लिया मैंने। और आपकी क्या हाल चाल है? तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा और आपके घर में सब बढ़िया? हम कह रहे हाँ, तुम्हारे घर में कैसे सब बढ़िया? तो मैंने कहा ये आप क्या लगा रखा है? आज 8-10 साल बाद मिल रहे हो, ये आप कर रहे हो, हम तो वही सोच रहे हैं वही अखिल है। कहीं तुम्हारे दिमाग में ऐसा तो नहीं केवल मेरी ही उम्र बड़ी है? तुम्हारी उम्र 10 साल पहले जितनी थी उतनी ही है। तो हम बड़े हो गए, तुम छोटे हो गए। तो समझे ये? नहीं, कुछ लोग होते हैं ना, कुछ समय बाद मिलते बड़ा सम्मान देते हैं, और जब डेली मिलते हैं तो सम्मान ले लेते हैं। ये समझ में आया? अगर स्टैट्यूटरी समझ में आया तो हमें नहीं लगता आगे की किसी लाइन में कहीं हम लोग को दिक्कत होगी। जरा देखते हैं, पहले इसको भी दूर कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा। एक बात बताओ, इसमें और इसमें एक ही अंतर है, गवर्नमेंट इसको भी प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट इसको भी प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट कहती है यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, यहाँ पर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, बस इतना ही तो फर्क है। यहाँ पर मैं भी अपना प्रोविडेंट फंड करवा सकता हूँ, मुझे अगर अपना प्रोविडेंट फंड करवाना हो तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा मालिक कौन? कोई नहीं। तो मुझे अपना प्रोविडेंट फंड करवाना होगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो मेरा जब मालिक है ही नहीं तो उसका कंट्रीब्यूशन काहेगा, और जब मेरा मालिक है ही नहीं, उसका कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो उसका इंटरेस्ट काहेगा? खत्म हो गया। और बाकी चीज़ों की तो मैंने वही बात की है जो गवर्नमेंट कहती है, मैंने अच्छी जगह पैसा लगाया है, मेरी इनकम में जुड़ा हुआ है, मुझे डिडक्शन मिलना चाहिए, मुझे डिडक्शन मिलना चाहिए। इंटरेस्ट पहले मेरे यहाँ जोड़ोगे फिर डिडक्ट करोगे, उससे अच्छा मुझे क्या दे दो? एग्जेम्प्ट कर दो। जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा मुझे पैसा मिलेगा तो क्या कर दो? उसको एग्जेम्प्ट कर दो। अब बात समझ में आई? क्लियर है? पक्की बात? तो दोनों में तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं थी। जो सबसे ज़्यादा टेंशन लेनी है वो है रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड, और ये दोनों के दोनों प्राइवेट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिलेशंस होते हैं, यानी कि अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। क्लियर? बताओ इन दोनों में बढ़िया कौन? कानून को फॉलो करने वाला या कानून की धज्जियाँ उड़ाने वाला? कानून को फॉलो करने वाला, यानी ये वो कह रहा है धज्जियाँ उड़ाने वाला। चलो, अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो उसको डिडक्शन मिलनी चाहिए या नहीं? सच सच बताओ। मिलनी चाहिए। पक्का? अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है मेरा, तो इसके लिए कहा गया अप टू 12% कंट्रीब्यूशन माफ़ है। माफ़ है, न ऐड करो न डिडक्ट करो, माफ़ है, लेकिन 12% की लिमिट तक। किस लिमिट तक दिया है मैंने? सेक्शन 7 में देखें, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12%। ओ हो, सुनो ना, इन एक्सेस ऑफ वहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है अप टू 12% इज एग्जेम्प्ट। सैलरी के 12% तक का कंट्रीब्यूशन माफ है। सैलरी के 12% 12% तक का कंट्रीब्यूशन माफ है। जितना कर देंगे उतना नहीं, एक लिमिट तक। लिमिट क्या है? 12% ऑफ सैलरी। पक्का? अगर 12% के ऊपर चला गया, अगर मैं इतना कह दूं, अगर खून करेगा ना किसी का,
तो ठीक नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। कल खून करके आएगा, बताओ क्या कर लोगे? अरे एक्ट में ये भी तो बता होना चाहिए कि खून करके आओगे बेटा फांसी भी हो सकती है। ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, देख लेंगे, ये कौन सी बात होती है? अरे एक्ट पूरा बनाओ ना। 12% तक माफ़ है, इसके ऊपर क्या करोगे? ये भी तो बताओ। 12% तक माफ़ है, इसके आगे तुमने लिखा ही नहीं टैक्सेबल है, तो हम टैक्स कैसे दे दें? बोलो ना कि 12% के ऊपर का इनकम मान लिया जाएगा। 12% तक इनकम नहीं माना जाता तो 12% के ऊपर का इनकम माना जाएगा। 12% तक इनकम नहीं माना जाता, यहाँ लिखा है, लेकिन 12% के ऊपर का इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड मान लिया जाता है। बोलो ना, 12% तक इनकम माफ है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है। लेकिन 12% के ऊपर का क्या? सेक्शन 7 ने चीख चीख करके बोला, मैं हूं ना, मैं टैक्स लगाऊंगा। अब बात समझ में आई? सेक्शन 7 बोलता है टैक्सेबल इनकम है, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड, सेक्शन 7 में जाएगा। अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात करते हैं इंटरेस्ट की। और ज़रा उसी के नेक्स्ट पॉइंट पर देखो, जहां पर मैंने 12% तक का सेक्शन 7 में पढ़ाया है, लिखा है इन एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5%। ओहो 9.5% तक इनकम डीम टू बी रिसीव्ड है, इसका मतलब 9.5% तक इनकम डीम टू बी रिसीव्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि 9.5% तक माफ है। अप टू 9.5% ऑफ इंटरेस्ट रेट इज एग्जेम्प्ट। अगर इसके ऊपर बनाना, अगर मान लो इंटरेस्ट हमारा 10% के रेट से है तो 9.5 तक माफ़ है। 9.5 के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बना है वो सब इनकम मान लिया जाएगा। सेक्शन 7 में इनकम डीम टू बी रिसीव्ड लिखा हुआ है, देखते जाओ साथ में, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? किसकी बात मैं कर रहा हूँ? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की। और अभी तक मैंने ये 2 पॉइंट ही देखे। ये जो डिडक्शन में था, इसके लिए बोला अप टू 12% इज एग्जेम्प्ट। इन दोनों इंटरेस्ट के लिए बोला 9.5% इज एग्जेम्प्ट। दोनों इंटरेस्ट के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट हो चाहे वो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट हो। इसका क्या? जब कोई खर्चा मैं खर्च कर रहा था कानून के मुताबिक, तो इसका मतलब मैं टैक्स दे चुका। अब चाहे कानून ने उसको माफ़ किया हो या टैक्स लगाया हो, इसका मतलब मैं टैक्स एक बार दे चुका। अब जब दोबारा मुझे वो इनकम पूरी एक साथ मिलेगी, क्या उस पर टैक्स लगा दूं? लगा देना चाहिए टैक्स। अरे आपने मुझे छूट दी थी, कोई मेहरबानी नहीं की थी मेरे इसके कंट्रीब्यूशन पे, और मेरे वाले कंट्रीब्यूशन पे 12% तक की माफ़ी की थी, उसके ऊपर का टैक्स लगा दिया है आपने, यानी ये टैक्स लग चुका है, इस पर टैक्स लग चुका है। और जब पैसा दोबारा मिलेगा तो क्या टैक्स लगाओगे? लमसम अमाउंट मिलेगा तो टैक्स लगाओगे? माफ़ कर दो, एग्जेम्पशन दे दो। सिंपल है। जो सबसे ज़्यादा टेंशन देता है वो है आपका अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और मैंने साफ साफ बताया है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो होता है जिसमें मैंने प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया। क्लियर? बताओ, प्रमोट करना चाहिए या डिमोट करना चाहिए? प्रमोशन देना चाहिए इसको। प्रमोशन वाला तो ये हिसाब किताब था। इस पर आपको कोई छूट मिलनी चाहिए, बोलो ना। क्या डिडक्शन मिलना चाहिए? डिडक्शन खून करके आओगे सर, बाकियों को 10 साल की सज़ा होती है, हम थोड़े इनोसेंट लग रहे हैं, 8 साल कर दीजिए ना। ये कौन सी बात होती है? तुम्हारे लिए अलग कोड बना होगा तब। इधर देखो, क्या छूट मिलनी चाहिए? तो यहाँ लिख दो नो डिडक्शन। सोचना क्या है, तुमने जो 2000 दिया, सुनो ना, तुमने जो 2000 दिया उस पर तुम्हें कोई छूट नहीं मिलेगी। पूरा 20,000 तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा। 2000 जो तुमने मुझे दिया है कि सर जी जाकर जमा कर दीजिएगा मेरे प्रोविडेंट फंड में, छूट मिल जाएगी, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यानी आपके पूरे अमाउंट पर टैक्स लग गया। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, मेरा वाला जो कंट्रीब्यूशन है, टैक्स लगा दें, माफ़ कर दें,
टैक्स लगना चाहिए ना, बोलो ना, टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। लेकिन तुम लोग को ये देखकर बहुत आश्चर्य होगा, घोर आश्चर्य होगा कि ये माफ़ कर दिया गया है। ये केवल दिखने में माफ़ी है। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाकर देखा तो गंजे उछल रहे थे। तो ये वही है, दूर से देखा तो फ़ायदा नज़र आ रहा था, एग्जेम्पशन नज़र आ रहा था, लेकिन ये ऐसा है नहीं। जो जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं वो वैसा हो। दिख रहा है एग्जेम्पशन, लेकिन ये एग्जेम्पशन नहीं है, ये स्लो पॉइजन है। हाँ, वो अभी बताते हैं। हर साल टीकाकरण हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा कब मिलेगा? जब ये मैच्योर होगा। ज़रा देखते हैं। माफ़ कर दिया। इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट को माफ़ कर दें कि टैक्स लगा दें? एम्प्लॉय का अपना अमाउंट पर टैक्स लग गया था, तो इंटरेस्ट भी एम्प्लॉय वाला टैक्सेबल हो जाएगा। कहाँ टैक्सेबल होगा? सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, पीजीबीपी में, कैपिटल गेन में, या अदर सोर्सेज में? अदर सोर्सेज में, क्योंकि इंटरेस्ट है और हमें अपने मालिक से तो मिल नहीं रहा, कहीं और से मिल रहा है, जहाँ पर पैसा प्रोविडेंट फंड का डिपॉजिट है, यानी बैंक से। क्लियर? कहाँ टैक्सेबल होगा? नहीं समझ में आई? अदर सोर्सेज में। अब बताओ इसकी बात, एम्प्लॉयर का अगर ये हिस्सा माफ़ है, इसको भी माफ़ कर दूँ, है कि नहीं? ये माफ़ हो गया। और उसके बाद जब आप एक साथ रुपए निकालने जाओगे, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, तो उस समय गवर्नमेंट कहेगी देख, इस पर तो हम दोबारा टैक्स लगा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने इन पर टैक्स लगा दिया, लेकिन इस पर जो माफ़ी मिली है ना, माफ़ी मत समझना, आज वो दिन आ गया बुढ़ापे में जब हम टैक्स लगाएंगे। यानी टैक्स उसी पर लगेगा जो माफ़ किया गया था। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयरऑन, केवल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस पर जो इंटरेस्ट है वही टैक्सेबल होगा। ठीक है ना? सरकार को इससे फायदा हुआ या घाटा हुआ? फायदा हुआ। भाई 20,000 पर 10% टैक्स ले सकते हैं, लेकिन एक साथ जब 5 लाख मिलेगा तो हायर स्लैब में चले जाओगे, 20-30% वाले स्लैब रेट में चले जाओ, गवर्नमेंट को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, है कि नहीं? तो धीरे धीरे आपको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, हर साल पता नहीं चल रहा था, माफ़ है माफ़ है, खुशी मना रहे थे, लेकिन बेटा जब एक साथ टैक्स जाएगा तब समझ में आएगा। आप कहोगे सर ये तो एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, क्या दिक्कत है? एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, लेकिन बैठे बैठे एम्प्लॉय को मिल भी तो रहा है, ये भी तो समझो। उसकी जेब से क्या गया? कुछ नहीं। नोट कर ले। ये बच्चा बोल रहा है इसको तो बनाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, सज़ा का रूल होना ही नहीं चाहिए। जिस दिन से कानून बंद कर दोगे, इंडियन पेनल कोड अगले दिन से जुर्म होना बंद हो जाएगा। हाँ, तो अल्टीमेटली बेनिफिट तो है एम्प्लॉय को ना। अगर तुम्हारे पास हवाई जहाज़ में जाने का पैसा नहीं है तो रेलवे हटा दे, और अगर रेलवे में जाने का नहीं है तो बस हटा दे, तो क्या करें? सबको रहने देना, सबको जीने और खाने दो। अगर इसमें एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, हम करें इधर 100 का 100 मिल रहा था, इधर 100 का 20 मिलेगा, 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, मिला तो बोलो। नोट हो गया?
देखें इधर, अब अगर मैं कहूं सेक्शन 7 को देखा जाए तो अब सेक्शन 7 तुरंत तैयार हो जाएगा। बोले सेक्शन 7 का पहला पॉइंट ही बोलता है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। आपकी ये इनकम अगर 12% से ऊपर है तो डीम्ड टू बी रिसीव्ड है। अप टू 12% इट इज एग्जेम्प्ट, बट इन एक्सेस ऑफ 12% whose contribution in the recognized provident fund, whose contribution, only the employer's contribution in the recognized provident fund in excess of 12% is taxable। हाँ या ना, it would be treated as a income, it would be treated as a income, it is a deemed income, income deemed to be received। अच्छा, what about your interest portion? Interest is either it is a case of employer's contribution or employee's contribution। In both of these two cases, interest would be chargeable to tax if it is in excess of 9.5%। क्लियर है? 2 पॉइंट समझ में आए। तीसरा, लोग सरकार को किस किस तरह से मूर्ख बनाते हैं, जरा वो भी देख लिया जाए। और सरकार को फिर क्या बनाना पड़ा? रूल बनाना पड़ा, सेक्शन में एडिशन करना पड़ा। हुआ ये, एम्प्लॉयर ने कहा मैं रूल्स को फॉलो नहीं करूंगा, जा, हम रूल्स को फॉलो करेंगे ही नहीं। एम्प्लॉयर को मालूम है कि एम्प्लॉई 20 साल बाद रिटायर होगा। कितने साल बाद रिटायर होगा? उसने पहले साल ये रूल यूज किया तो उसने अपने वाले अमाउंट पर और अपने वाले इंटरेस्ट के अमाउंट पर छूट ले ली। पक्की बात? सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हर साल ऐसे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जब 18 या 19 साल पे पहुंचा अकाउंट, तो एम्प्लॉयर ने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने शुरू कर दिए और अपने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को कन्वर्ट करवा लिया किसमें? अब बेटा अगले साल जब मैं पैसा दे दूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा? जो पैसे पर टैक्स लगता वो भी माफ़ हो जाएगा। मेरे वाले पर पूरी तरह माफ़ी थी, जो यहाँ पर कुछ हद तक टैक्सेबल था, नहीं समझे? यहाँ टैक्स देना पड़ता, उससे भी माफ़ी मिल गई। 18-19 साल तक फॉलो किया, लास्ट ईयर में जा करके रूल फॉलो कर लिया, जो मेरे पर टैक्स लगता वो माफ हो गया। सरकार को दांत दिखा दिए। अब सरकार को चिढ़ मची ये क्या हो रहा है मेरे राजकाज में। क्या रूल होना चाहिए? रूल ये होना चाहिए कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को कन्वर्ट या ट्रांसफ़र करता है किसमें? रिकॉग्नाइज्ड में, या कोई एम्प्लॉयर अपने किसी अनप्रोविडेंट फंड अकाउंट के अनटैक्स्ड बैलेंस को, अनटैक्स्ड अमाउंट को नॉन टैक्स्ड अमाउंट, नॉन टैक्स्ड अमाउंट क्या है ये? बाकी तो इस पर और इस पर सरकार को टैक्स मिल चुका है, इस पर और इस पर नहीं मिला है। तो अगर कोई पर्सन अपने नॉन टैक्सेबल अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कन्वर्ट करते समय ट्रांसफर कर रहा है नॉन टैक्सेबल वैल्यू को, तो नॉन टैक्सेबल वैल्यू कौन सी है? तो ट्रांसफर करते समय बेटा टैक्स दे दो। ट्रांसफर करते समय पहले टैक्स दो तब ट्रांसफर हो पाएगा। बात खत्म हो गई। तो ट्रांसफर करते समय टैक्स दो तो उसको इनकम भी तो मानो, तब तो हम टैक्स देंगे। और इनकम मानोगे कहां पे? सेक्शन 7 में। पॉइंट नंबर 2, द ट्रांसफर बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, नॉन टैक्सेबल अमाउंट, यानी एम्प्लॉयर्स का इंटरेस्ट और उसका कंट्रीब्यूशन। लिख लो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 2 में लिख लो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। अब क्लियर हुआ? बोलो। तो सेक्शन 7 ने देखो ना, पहला ये पॉइंट लिया, सेकंड ये पॉइंट लिया, थर्ड ये पॉइंट लिया, और फोर्थ मैं अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करने जा रहा। उसको मैंने समराइज्ड वे में लिख दिया है, केवल और केवल सेक्शन 80CCD। जब सैलरी चैप्टर पढ़ोगे तो उसके जो सेक्शन 17 है लास्ट पॉइंट में, वहाँ पर भी यही बोलूँगा, अभी हम उस पर डिटेल में बात नहीं करने जा रहे। सेक्शन 80CCD वहाँ पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा।
जब हम सेक्शन 80C D पढ़ेंगे डिडक्शन चैप्टर में, तो उस समय मैं बताऊंगा देखो सेक्शन 7 में और सेक्शन 17 में ये प्रोविज़न था। क्लियर है? पक्की बात है? पक्की बात है ना? तो हम लोग का ये सेक्शन क्या हो गया? ओवर। देखो ना, कर क्या रहे थे, हो क्या गया। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड अपने आप तैयार हो गया। अगर प्रोविडेंट फंड के प्रोविजंस तैयार हैं 12% से अधिक, 9.5% से अधिक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अनटैक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्लियर है? बोलते क्यों नहीं? आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 8 की बात करते हैं। किसकी? और इसकी हेडिंग है डिविडेंड इनकम। एक बार जरा रिपीट कर लिया जाए सारा का सारा जितना आज तक हम लोगों ने पढ़ा। सेक्शन 1 मैंने बताया था, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 231 में बताया था पर्सन की डेफिनेशन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सेक्शन 3 बताया था प्रीवियस ईयर डिफाइंड, प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। सेक्शन 4 बताया था चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स, चार्जिंग सेक्शन था इनकम टैक्स का। पांचों हेड्स ऑफ इनकम को ले लो, उसमें क्लबिंग कर दो, माइनस कर दो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम आ जाएगी, डिडक्शन दे दो, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, टैक्स निकाल लो, इंटरेस्ट पेनाल्टी जोड़ दो, माइनस कर दो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे टीडीएस टीसीएस टैक्स अमाउंट पेबल आ जाएगा, नेट अमाउंट। सेक्शन 5 बताया था स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल होगा। इनकम एक्रूड और अराइज और डीम्ड टू एक्रूड और अराइज इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल होगा। आउटसाइड इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेट अप इन इंडिया, फर्स्ट 2 केसेस में, एंड एनी अदर इनकम केवल फर्स्ट केस में। और सेक्शन 6 में हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस देखा था इंडिविजुअल का, याद आया? इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस देखा था, प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे अधिक रहे, या प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहे, प्लस पिछले के पिछले 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 365 दिन इन इंडिया रहा हो। अगर इन दो में से कोई एक शर्त पूरी करता है तो उसको हम रेजिडेंट मान लेते हैं, अगर कोई शर्त पूरी नहीं करता तो उसको हम नॉन रेजिडेंट मान लेते हैं। अगर वो रेजिडेंट हो गया तो फिर से 2 पार्ट में देखते थे, या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए ज़रूरी था कि प्रीवियस के 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में, 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कम से कम 730 दिन इंडिया में रहा हो या उससे अधिक, एंड और 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 2 साल की उसकी रेजिडेंशियल स्टेटसशिप रेजिडेंट की होनी चाहिए। अगर दोनों शर्तें पूरी करता है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अदरवाइज वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर? एचयूएफ के बारे में बताया था, एचयूएफ का होली और पार्टली कंट्रोल्ड और मैनेजमेंट इन इंडिया होता हो। अगर 100% आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेजिडेंट है, अगर पार्टली और फुल्ली इन इंडिया है तो वो रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए उसको इंडिविजुअल की एडिशनल कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, दोनों की दोनों, हाँ या ना। उसके बाद मैंने बताया था एओपी, बीओआई, फर्म, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। होली और पार्टली कंट्रोल्ड और मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया तो वो रेजिडेंट है, 100% आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेजिडेंट। कंपनी के बारे में 2 चीज़ें, रेजिडेंट या तो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हो तो सोचना ही नहीं कहाँ से मैनेजमेंट होगा, कहाँ से कंट्रोल होगा। अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या 1956 के हिसाब से तो वो इंडियन कंपनी मान ली जाएगी, रेजिडेंट कंपनी मान ली जाएगी। क्लियर है? अगर कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उसका 100% इंडिया में कंट्रोल या मैनेजमेंट होता है तो वो रेजिडेंट हो जाएगी। लेकिन अगर उसका पार्ट ऑफ द कंट्रोल और मैनेजमेंट या 100% कंट्रोल या मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया होता होगा तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगी, अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है तो। क्लियर? सेक्शन 7 आज मैंने बताया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, income deemed to be received, employers contribution in recognized provident fund in excess of 12%, interest on
recognized provident fund in excess of 9.5%. Unrecognized provident fund का non taxable balance is transferring to recognized provident fund. Then at the time of the transfer, the non taxable value will be chargeable to tax. Under section 7 it will be treated as a income. And the last one, section 80CC(d). That's it. अब जो सेक्शन आने जा रहा है दैट इज योर सेक्शन 8, डिविडेंड इनकम। हम 3 तरह के डिविडेंड की बात करेंगे। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। इन दोनों का नाम सुना है, इन दोनों का नाम सुना है और इन दोनों के बारे में शायद कुछ जानते भी हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम तुम लोग के लिए, फर्स्ट टाइम तुम लोग एक ऐसे डिविडेंड का नाम सुनने जा रहे हो जिसके बारे में तुम लोगों ने आज तक सुना नहीं है। सुन लो, उस डिविडेंड का नाम है डीम्ड डिविडेंड। अगर हम प्रपोज्ड डिविडेंड का पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले पीएल से चार्ज करते हैं, एंट्री करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, प्रपोज्ड डिविडेंड बेसिकली, और उसके बाद डिविडेंड का पेमेंट हो जाता है। बोलो ना, प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। आज तक हमें यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। ये प्रपोज डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड में भी सेम एंट्रीज होती हैं। प्रपोज डिविडेंड की जगह हम लिख देंगे इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैंक। पहले इंटरिम डिविडेंड पेड हो जाता है, बाद में पीएल से निकलता है, उल्टा होता है उस केस में। डीम्ड डिविडेंड के बारे में बोलते हैं। ये वो डिविडेंड है जिसको माना गया है, एक्चुअली ये डिविडेंड है नहीं, डीम्ड है, डीम्ड डिविडेंड, एक्चुअल में डिविडेंड नहीं है। सरकार ने इसको डिविडेंड माना है। मान लो हमने 20,000 रुपए से किसी अमाउंट को डिविडेंड मान लिया, अब बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी? बताओ जर्नल एंट्री। यहां तो उल्टा कर देते थे, पहले पेड और बाद में ड्यू। बोलो भाई, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बोलो। तो वही तो मैं बता रहा हूं। क्या नहीं, क्या नहीं मालूम, नहीं आता कि हम बताएं? हाँ बोलो। अब वो ऐसे ऐसे करके बता रहा है तुमको। टैक्स में कौन सा अकाउंट लगता है हमको, पहले तो ये बताओ। तो मैंने पहले भी मना किया है, टैक्स में कभी अकाउंट की बात ना करना। तो अगर टैक्स में किसी चीज़ को मान लिया गया है तो ये नहीं कि चलो चलें जर्नल एंट्री करने, वो ना करना। नहीं समझे? अलग अलग एक्ट है। अकाउंटिंग आपको अकाउंटिंग सिखाएगा, टैक्सेशन केवल आपको टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका बताएगा, नॉट मोर देन दैट। अकाउंट्स आपको अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट सिखाएगा, वो आपको टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका नहीं बताएगा। टैक्सेशन आपको केवल टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका बताएगा, उसके ऊपर कुछ नहीं बताएगा। अब बात समझ में आई? तो हम लोग टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे। पहले तो सर जी ये हटाइए, अकाउंट्स में सर क्या जर्नल एंट्री होगी, कई लोगों के दिमाग में आता है। जब पढ़ लेते हैं तो उसके बाद पहले दिमाग में आता है डीम्ड डिविडेंड की एंट्री क्या होगी। अरे कुछ नहीं होगी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टैक्स। उसका कोई भी इम्पैक्ट हमारा अकाउंटिंग के डेबिट और क्रेडिट पे नहीं जाएगा। टैक्स का केवल अमाउंट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कैलकुलेशंस के मोड पे हम लोग। क्लियर है? तो पहला है प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। हाँ, जब डिविडेंड पेमेंट हो जाएगा तो उसकी एंट्री करेंगे। एक्चुअल ट्रांजैक्शन होगा तो देखा जाएगा अकाउंट में।
ये तो माना गया है ना, इसकी कौन सी एंट्री होगी? वो तो टैक्स के हिसाब से माना गया है। टैक्स में किसी को इसको इस ज़मीन का मालिक बनाया गया है, टैक्सेशन में इसको, इस बंदे को इस ज़मीन का मालिक बनाया गया है, मालिक तो मेरा दूसरा है। तो अब ये जाएगा सिविल कोर्ट में, कहेगा हम तो मालिक मान लिए गए टैक्स में, अब ये ज़मीन मेरी है। बेटा तू किनारे हो जा, वो टैक्स चल रहा है, सिविल कोर्ट में आप नहीं जा सकते, किसी पर्पस के लिए आपको मालिक माना गया है, नहीं समझे? तो डीम्ड डिविडेंड क्लियर है। 3 तरह के डिविडेंड अब हम लोग देखेंगे। पहला होगा प्रपोज डिविडेंड, दूसरा होगा इंटरम डिविडेंड, और तीसरा है डीम्ड डिविडेंड। इसके बारे में हम लोग 5 सेक्शंस देखेंगे, आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में माइंड सेट करके आना। 222A, 222B, 222C, 222D एंड 222E। ये 5 सेक्शंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में बड़े इत्मीनान से डिस्कस करेंगे और खूब मज़ा आएगा। क्या आएगा? मज़े ले लेकर पढ़ेंगे। इन दोनों को आज ही ख़त्म कर देते हैं, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड को। अगर तुम लोगों ने अकाउंट्स पढ़ रखा है तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि 2 तरह के डिविडेंड होते हैं, प्रपोज एंड इंटरिम। प्रपोज डिविडेंड इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच इज टू बी डिक्लेयर्ड एट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हाँ है ना, एनुअल जनरल मीटिंग में प्रपोज डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाता है। कभी कभी हम इसको फाइनल डिविडेंड भी बोलते हैं। प्रपोज डिविडेंड बोलो या फाइनल डिविडेंड बोलो, जब साल खत्म हो जाता है उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग बैठाई जाती है। उस एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंसमेंट होता है कि हम लोग डिविडेंड देंगे, और उसके अनाउंसमेंट के 30 दिन के अंदर डिविडेंड का पेमेंट हो जाता है। पक्की बात है। और जब अकाउंट्स तुम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय ये भी साफ साफ बताया गया होगा कि वंस द अमाउंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड इज डिक्लेयर, वंस द रेट ऑफ प्रपोज डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, कैन नॉट बी विड्रॉन बाय द डायरेक्टर्स इटसेल्फ। एक बार अगर प्रपोज डिविडेंड को अनाउंस कर दिया गया एनुअल जनरल मीटिंग में, उसके बाद कंपनी लाख हाथ पैर मार ले, कुछ होने वाला नहीं। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द प्रपोज डिविडेंड। क्लियर है? 30 दिन के अंदर डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में पहुंच जाना चाहिए। ये रूल जानते हो ना? एक बात बताओ, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, ईयर 14-15, प्रीवियस ईयर 14-15 का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है 30 जुलाई 2015 में। ईयर ख़त्म होने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग बैठाई गई, उसमें यह अनाउंसमेंट हो गया कि कंपनी आपको प्रपोज डिविडेंड देना चाहती है। कितना? 2 लाख रुपए। रेट के हिसाब से निकाल दिया गया। अब तुमको मिल रहा है वो 2 लाख रुपए। यू आर द शेयर होल्डर। नाउ ऑल ऑफ यू विल गेट द अमाउंट ऑफ ₹2 लाख। अब बताओ, 30 जुलाई 2005 को अनाउंसमेंट हुआ है और 30 अगस्त 2015 तक रिसीट होगा। पक्की बात है ना? हाँ या ना? बताओ हम इसको इनकम कब माने अपनी? मैं कंपनी मैंने अनाउंस किया, तुम अपनी इनकम कब मानोगे? 30 जुलाई को या 30 अगस्त को? कब मानोगे? या प्रीवियस ईयर 14-15 में मानोगे? कब मानोगे? तुम अपनी इनकम कब मानोगे? इसको एक छोटा सा जवाब दो। तुम्हारे ऊपर किस साल टैक्स लगाया जाए? इस 2 लाख रुपए का जो डिविडेंड लेकर के तुम इधर उधर भटकोगे, किस साल टैक्स लगाया जाए? 14-15 प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2015 वाले केस में, या 30 जुलाई 2015 को मान लिया जाए तुमको मिली है, या 30 अगस्त 2015 को तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होगी? बोलो। प्रीवियस ईयर 14-15 सपना आ रहा था तुमको? नहीं सपना आ रहा था कि कंपनी इतनी कमा रही है? तुम्हारे पास इस समय रिलायंस के शेयर पड़े हुए हैं जेब में, तुमको मालूम है कंपनी कितना कमा रही है? क्या तुमको मालूम है इतना कि कंपनी कितना डिविडेंड देगी? अरे जब नहीं मालूम है तो टैक्स कैसे लगा दोगे उस पर? हमें तो पहली बार पता चला, हमें मतलब तुम लोग को पहली बार पता चला कि अच्छा 2 लाख रुपए मिल रहा है। इसके पहले सपना आ रहा था क्या तुमको? कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती तो क्या कर लेते? दौड़ा देते कंपनी को? पॉसिबल ही नहीं था।
2 लाख रुपए कब जानकारी हुई? 30 जुलाई। तुमको, मुझे नहीं, मैं कंपनी हूँ, मेरी बात छोड़ दो, क्या होता है मेरे केस में छोड़ दो, हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। 2 लाख रुपए तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल कब होगा? 30 जुलाई को या 30 अगस्त को? कितने लोग कहते हैं 30 जुलाई? कितने लोग कहते हैं 30 अगस्त? ये केस गलत है, नीचे वाला ये सही है। अरे एक बार अनाउंसमेंट हो गया तो अब तो तुम्हें मिलना ही मिलना है, कोई उसको तुम्हें मिलने से रोक नहीं सकता। क्लियर है? हाँ या ना? इसका फंडा ही वही है। Once it is announced, even the directors have no power to reduce or withdraw the amount or rate of dividend. They are required, they are 100%, it is 100% mandatory to pay it off within 30 days from the date of the announcement. That's it. Clear है? ये डेट है टैक्सेबल होने की, आपकी ये इनकम मान ली जाएगी। अब हम बात करेंगे इंटरिम डिविडेंड की। ये समझ में आया प्रपोज डिविडेंड? हाँ बोलो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हाँ बोलो। 30 जुलाई में तुम्हारी इनकम हो गई। तुम्हारे लिए 15-16, हाँ तुम्हारे अप्रैल 2015 से लेकर मार्च 2016 तक की जितनी भी तुम्हारी इनकम है जोड़ो, और 15-16 प्रीवियस ईयर में, 14-15 सुन लो, 14-15 प्रीवियस ईयर में माना जाएगा। नहीं, ये कब माना जाएगा? 14-15 या 15-16? 15-16। आपको मिल कब रहा है? 30 जुलाई 2015। सुन लो, मिल कब रहा है? 15-16। फर्स्ट टाइम तुम्हें कब नॉलेज हुई? 15-16, तो प्रीवियस ईयर 15-16। क्लियर है? अभी तुम लोग को एक सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 11 ओ। तो जब तक ये ना पढ़ लो, इस पर जवाब ना पूछो, टैक्सेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस ना पूछो। इसको एक बार जब हम पढ़ा देंगे उसके बाद पूछते रहना आराम से, ठीक है ना? चलो, अब एक बात बताओ, इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो साल के बीच में अगर डायरेक्टर्स को लगता है कंपनी ने ज़्यादा कमा लिया है, चलो इस ज़्यादा कमाई को आपस में बांटते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में, ताकि कंपनी का मार्केट में और क्या हो, नाम हो। और इंटरिम डिविडेंड अभी प्रीवियस ईयर 14-15 चल रहा है, अभी प्रीवियस ईयर 14-15 चल रहा है, और 30 सितंबर 2014 को इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया 10% के हिसाब से, यानी कंपनी को 2 लाख रुपए अब आपको देने हैं और आपकी इनकम हो जाएगी 2 लाख रुपए। और आपको ये डिविडेंड मिला है 31 जनवरी 2015। मान लेते हैं, रूल्स दोनों पर इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। चलो अब बताओ, टैक्स किस दिन लगाया जाए, इस दिन या इस दिन? इस दिन या इस दिन? सॉरी, हाँ बताओ, इस दिन या इस दिन? 30 सितंबर या 30 अक्टूबर? 30 सितंबर, बिल्कुल गलत जवाब, 30 अक्टूबर। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे कोई कंपल्शन नहीं है, यहाँ तो मैंडेटरी था, अनाउंस हुआ पे करना होगा। यहाँ क्या है, अनाउंस हुआ, बाद में डायरेक्टर को लगा ना 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 हमसे क्या गलती हो गई जो हमने ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, कम करो, रिड्यूस करो, दे हैव पावर टू रिड्यूस इट। उनको लगता है नहीं ये क्या हो गया, डिविडेंड देना ही नहीं था, गलती हो गई, विड्रॉ करो, दे हैव पावर टू विड्रॉ इट। तो जब डिक्लेयर हुआ है तो सर्टेनिटी है ही नहीं, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो कब भरोसा आएगा? जब मिलेगा। तो जब मिलेगा तो भरोसा ले लेना और उस समय टैक्स लगा देना।
यानी इंटरिम डिविडेंड टैक्सेबल होता है रिसीट बेसिस पर। किस बेसिस पर? और प्रपोज डिविडेंड ड्यू बेसिस पर। दोनों समझ में आए? बोलो, रूल समझ में आ गए? प्रपोज डिविडेंड टैक्सेबल होता है ड्यू बेसिस पर, डिक्लेरेशन के बेसिस पर, जबकि इंटरिम डिविडेंड टैक्सेबल होता है पेड बेसिस पर, यानी कि रिसीट बेसिस पर। क्लियर? डीम्ड डिविडेंड, ये तीसरी तरह का डिविडेंड है। मैं कुछ बोलने नहीं जा रहा, मैं केवल हल्का सा एक हिंट दे रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर हम एक्चुअल में कोई डिविडेंड नहीं दे रहे, न तो हम प्रपोज डिविडेंड दे रहे हैं, न तो हम इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं, लेकिन टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको डिविडेंड मान लिया, क्योंकि लोग ये फंडा यूज करके गवर्नमेंट को क्या दिखाते थे? बेस्ट ऑफ लक या ठेंगा? ठेंगा। और ये प्रोविजंस को यूज करके गवर्नमेंट बार बार मात खाती थी, अरे ये क्या हो गया, गवर्नमेंट को रूल्स बनाने पड़े। और गवर्नमेंट ने कहा अब ये काम करोगे ना तो हम मान लेंगे कि आपने डिविडेंड दिया, आपने डिविडेंड दिया। एक सेक्शन है, ये तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक सेक्शन है सेक्शन 115O, हल्का सा हिंट दे रहे हैं। मैं कंपनी हूं, मैंने तुम्हें डिविडेंड दिया, टैक्स किसको देना है, तुम्हें या मुझे? टैक्स मैं दूंगा, टैक्स मैं दूंगा, मैं दूंगा, वही तो बताना है। ये सर क्या बात हो रही है, बात समझ में नहीं आ रही। आप ही डिविडेंड देंगे और आप ही टैक्स देंगे, बिल्कुल देंगे। इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। कंपनी जब डिविडेंड देती है उसी समय उस पर टैक्स लगा दो, कंपनी के ऊपर ही टैक्स लगा दो। अब अगर मैंने तुम्हारे उस अमाउंट पर टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, क्या अब वो अमाउंट तुम्हारे ऊपर फिर टैक्स लगेगा ना? अब आप लोग डिविडेंड रिसिपिएंट हो, डिविडेंड को रिसीव्ड करने वाले हो, आपके ऊपर टैक्स माफ है, आपके ऊपर टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो अगर किसी बंदे को इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो वो 100% एग्जेम्प्ट होता है। इंडियन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड 100% एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि उस पर तो टैक्स मैंने ही दे दिया, और जो टैक्स मैंने दे दिया उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। और वो किस सेक्शन में कवर्ड है? 115O में। सुन लो पहले। सर सब अजीब लग रहा है। प्रपोज डिविडेंड तुम्हारे हाथ में जैसे ही अनाउंस हुआ, मैंने अनाउंस किया, तुम टैक्स दे दो, तुमको देना चाहिए टैक्स, दे दो। इंटरिम डिविडेंड जैसे ही मैंने पेमेंट किया तुमको, तुम्हारी इनकम है, तुम टैक्स दे दो। इस पर क्या होगा बाद में देखा जाएगा। 115O क्या बोलता है? तुम टैक्स मत दो, तुम्हारे बजाय टैक्स मैं ही दे दूंगा, बस इतना सा। जानते हो क्यों? पूछो क्यों? इसको डिविडेंड मिलता था 8,000, दूसरे बंदे को मिलता था 80,000, तीसरे बंदे को मिलता था 5 लाख, और किसी को मिलता था 6,000। ये वाली कैटेगरीज कुछ ज़्यादा ही थी। अगर कंपनी 10 लाख रुपए का डिविडेंड दे रही है मार्केट में, तो लोग क्या करते थे? अपने नाम से शेयर ना खरीद करके अपनी वाइफ के नाम से, अपने बेटे के नाम से, अपनी बेटी के नाम से, अपने रिश्तेदार के नाम से शेयर खरीद लेते थे, और उनके हाथ में इनकम आती थी छोटी मोटी 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। मान लो नियर अबाउट 60 to 70%, 7 लाख रुपए की इनकम 6, 8, 5, 4, 2, 8, 11, 12, 15, 16, 25, 30, 40 ऐसे करके बढ़ जाती थी, और वो लोग टैक्स कैटेगरी में आते ही नहीं थे, टैक्स कैटेगरी में आते ही नहीं थे।
पूरी इनकम माफ हो जाती थी। शेयर खरीद रहे हो बेटा और इनकम टैक्स नहीं दे रहे। आपका पेट भर गया होगा तभी तो आप शेयर में पैसा लगा रहे हो। नहीं समझे मेरी बात? तो गवर्नमेंट ने कहा कि मैक्सिमम इनकम तो हम टैक्स ही नहीं लगा पा रहे, लोग इस तरह से टैक्स प्लानिंग कर ले रहे। तो कहा गया ना, अब क्या करो, टैक्स लगाओ। कहा गया अब इन पर टैक्स नहीं लगाएंगे, इनको माफ़ करो, बेचारों को माफ़ करो, छोड़ दो। एक ही जगह पर पूरे 10 लाख पर टैक्स लगा दो, हम सारे अमाउंट पर इनकम टैक्स आ जाएगा। झंझट क्या है, हम 1000 लोगों से छोटा छोटा अमाउंट टैक्स मांगेंगे, एक ही बार में टैक्स मांग लेंगे जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। और गवर्नमेंट को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अब देख सकते हो कितना फायदा हुआ होगा। क्लियर है? पक्की बात है। तो बस यही बोला गया इसमें। सेक्शन 115 ओ के हिसाब से अगर आपको डिविडेंड मिलता है, प्रपोज डिविडेंड, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, कंपनी देगी। यानी अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, क्या किया गया, डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, डिविडेंड पेड किया गया, इंटरिम डिविडेंड पेड बेसिस पर पेड किया गया, प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर किया गया और डीम्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्योंकि ये तो न तो डिक्लेयर हुआ होगा न तो पेड हुआ होगा, ये तो चालाकी की गई होगी। डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अगर इन तीन में से अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे, अगर कोई कंपनी डिविडेंड पेड करे, अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे, तो उसको कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना पड़ेगा। ये कौन बोलता है? सेक्शन 115O। इसको छोड़कर बस बाकी हर जगह सेक्शन 115O लगेगा, एक्सेप्ट दिस वन। एक्सेप्ट सेक्शन 222E को छोड़कर हर जगह सेक्शन 115O लगेगा, 115O लगेगा, इसको छोड़कर। क्यों? वो देखा जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बात करेंगे। अब क्लियर है? पक्की बात है? बोलो। तो आज की मुलाकात बस इतनी। थैंक यू बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टैक्स में सेक्शन 6 तक कवर किया था, रेजिडेंशियल स्टेटस। आज हम लोग देखेंगे, हाँ न्यूमेरिकल देखने बाकी हैं, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 से रिलेटेड। लेकिन पहले हम लोग थ्योरी का पोर्शन तो कवर कर लें। सेक्शन 7 है आपका, याद होगा जब मैंने एक टॉपिक आपको बताया था, सेक्शन 5। सेक्शन 5 में मैंने बताया इनकम ड्यू, एक्रूड और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया सारे केसेस में टैक्सेबल था। और उस समय जब मैंने वर्ड लिखा था डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, तो मैंने कहा था ये सेक्शन 9 में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। और मैंने कहा था जब हम लोग डीम्ड टू बी रिसीव्ड का वर्ड का देखेंगे, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, उसको हम लोग देखेंगे सेक्शन 7 में। याद आया? आज के सेक्शन को देखने की बारी है। वर्ड याद रखेंगे आप लोग, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, बोलो, इन इंडिया मत लिख देना, इन इंडिया ना लिख देना, केवल इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। क्लियर? अगर ये सेक्शन हम लोग को ढंग से जानना है तो हम लोगों को प्रोविडेंट फंड के भी रूल्स अच्छी तरह जानने पड़ेंगे।
जब हम लोग सैलरी चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर, तो उसमें एक टॉपिक आएगा, कौन सा, क्यों ना उस टॉपिक को आज ही कवर कर लिया जाए, क्यों ना उस टॉपिक को हम लोग आज ही कवर कर लें। बोलो, होता क्या है कि जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड की बेनिफिट्स देता है, ढंग से सुनना, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देता है किस चीज़ का, प्रोविडेंट फंड का। पहला होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। कौन सा होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और लास्ट है जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के किसी रिलेशनशिप की बात नहीं होती। यहाँ एम्प्लॉयर गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड बनाती है तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। और जब एक प्राइवेट एम्प्लॉयर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोविडेंट फंड बनाता है तो वो कहलाता है या तो रिकॉग्नाइज्ड या कहलाता है अनरिकॉग्नाइज्ड। एक और प्रोविडेंट फंड है, ये किस लिए बनाए जाते हैं, व्हाट वाज द मेन मोटो टू क्रिएट सच अ टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड। अल्टीमेटली द एम्प्लॉय विल बी बेनिफिटेड एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। These are the retirement benefits. These are the retirement benefits. If the employee is government employee, then he'll be benefited with statutory provident fund. If the employee is not the government employee, other than government employee, then he can be benefited with recognized or unrecognized provident fund at the time of the getting retirement from the employment. Clear? What about the employer? Retirement क्या employee होता है? नहीं, जो आदमी नौकरी करता है केवल वही रिटायर होता है, वही बूढ़ा होता है, बाकी लोग बूढ़े नहीं होते। बोलते क्यों नहीं, बाकी लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर नहीं जाती। तुम्हारी आंखों में ये चमक कैसी तो बाकी लोग 60 साल से ऊपर नहीं होते हैं। एम्प्लॉयर जो खुद दूसरे के प्रोविडेंट फंड का अरेंजमेंट कर रहा है, एक न एक दिन वो खुद बूढ़ा होगा। एम्प्लॉय को तो उसको बुढ़ापे का सहारा मिल गया प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर को कौन देगा? जरा ये भी तो सोचो, उसको कौन देगा, उसको बुढ़ापे में कौन मदद करेगा? 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख की उसके लिए है। कोई भी बंदा जिसको चाहिए प्रोविडेंट फंड वो जा सकता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होने की कोई शर्त नहीं है। यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कोई रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है। मैं खुद जा सकता हूँ, अपना प्रोविडेंट फंड बनवा सकता हूँ, तुम खुद जा सकते हो, अपना प्रोविडेंट फंड बनवा सकते हो, कोई भी जा सकता है, अपना प्रोविडेंट फंड बनवा सकता है। इसलिए इसको कहा गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नहीं समझ में आई बात? तो इन टोटालिटी दे आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। द फर्स्ट वन इज योर स्टैट्यूटरी, कि कौन अप्लाई करता है इसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एक अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाता है, और वहीं पर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाता है। सर फिर कन्फ्यूज़न हो गया ना, कब ये और कब ये भी तो बता दीजिए। अगर दोनों प्राइवेट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाते हैं तो कब हम मानेंगे रिकॉग्नाइज्ड और कब मानेंगे अनरिकॉग्नाइज्ड? जब कोई एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड एक्ट के
सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए प्रोविडेंट फंड बनाता है एम्प्लॉय का। कानून बना हुआ है, अगर मैं उसको फॉलो करूं तो मैं रिकॉग्नाइज्ड हूं या अनरिकॉग्नाइज्ड? सोचना ही नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड। इफ द एम्प्लॉयर मेंटेन्स प्रोविडेंट फंड in accordance with all the rules and regulations or compliance with the provisions of Provident Fund Act, then in that case that Provident Fund would be treated as recognized Provident Fund। समझ में आई बात? तब इस तरह के Provident Fund को हम बोलेंगे recognized है। लेकिन अगर कुछ रूल्स और रेगुलेशन डेविएट कर गए, हमने पूरी कोशिश की कि हम प्रोविडेंट फंड एक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो ना हो पा रहे हो। क्या करें? हम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अगर प्रायर अप्रूवल ले लेते हैं कि भाई देख ये 2-3 रूल्स हैं, हमसे ये फॉलो नहीं हो पा रहे, उनके पीछे ये जेन्युइन रीजंस हैं, और अगर कमिश्नर उस चीज़ की परमिशन दे तो इसका मतलब हम कानून के साथ हैं या कानून के खिलाफ हैं? साथ हैं तो है ना, रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन अगर हमको परमिशन नहीं मिली या मैंने जो प्रोविडेंट फंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए हैं उनमें से रूल्स एंड रेगुलेशन हम फॉलो नहीं कर रहे प्रोविडेंट फंड एक्ट के, तो वो भी हमारा माना जाएगा अनरिकॉग्नाइज्ड। तो रिकॉग्नाइज्ड होने के लिए 2 में से किसी एक शर्त को पूरा कर लो। पहला, प्रोविडेंट फंड एक्ट के सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। अगर नहीं, कुछ डेविएशंस हैं, तो क्या उन डेविएशंस के लिए आपने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से परमिशन ले ली है या नहीं। अगर हाँ तो रिकॉग्नाइज्ड, अगर ना तो अनरिकॉग्नाइज्ड। अब क्लियर है, पक्की बात है। अब अगर हम फिर से देखें, इन टोटालिटी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। द फर्स्ट वन इज नोन एज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सेकेंड वन इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, थर्ड वन इज unrecognized provident fund, and the last is बोलें पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कौन सा? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो अगर देखा जाए, थोड़ा समराइज किया जाए चीज़ों को, तो समझ में ये आएगा कि प्रोविडेंट फंड रूल्स को अगर फॉलो करना है, या ये देखें प्रोविडेंट फंड होते कितने तरह के हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आपने प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए तो वो रिकॉग्नाइज्ड है। और अगर कुछ रूल्स रेगुलेशंस या प्रोविजंस को कंप्लाई करने से रह गए, पूरी तरह से कंप्लाई नहीं हो पाया, और उन डेविएशंस के लिए मैंने परमिशन ले ली कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से, तो वो क्या कहलाएगा? रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन अगर परमिशन ना मिली हो तो अनरिकॉग्नाइज्ड। तुम लोग या तो बाहर ही देख लो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, या तो ध्यान इधर दो। क्लियर है? तो हमारे पास 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, और ये कौन सा है? कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई भी। अब जरा इनके टैक्स ट्रीटमेंट देखें, और इसी के कारण, इसी प्रोविडेंट फंड के रूल्स रेगुलेशन होने के कारण जो हमारा सेक्शन आया वो आया सेक्शन 7। आना ये बाद में था, लेकिन उसके लिए इसने इंतजाम पहले ही कर दिया। जरा देखते हैं ऐसा क्यों। फिलहाल इसको डिटेल में देखा जाए।
आप लोग ऐसे ही कॉलम बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूँ। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये याद रखना, जब मैं सैलरी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं बहुत ही इसको लाइट वे में लेकर के चलूँगा। आज मैं डिटेल में बता रहा हूँ, उस समय जब मैं सैलरी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि मैंने पढ़ाया था और ये बताया था, बात ख़त्म। ज़्यादा मैं उस समय डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। ये ना सोच लेना कि सर उस समय भी डिटेल में बताएंगे। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड द लास्ट वन इज योर, बोलें, पब्लिक है सब जानती। इसके लिए जो लगता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 और इसके लिए जो लगता है पीएफ एक्ट 1952। 2 की जगह 5, 5 की जगह 2। कहते हैं ना 3 5 ना करो, तो ये 2 5 कर रहा है। क्लियर है? देखें, अरेंजमेंट किस चीज़ का हो रहा है? बुढ़ापे के लिए। आज हर साल अरेंजमेंट करोगे तब तो बुढ़ापे में एक साथ पैसा मिलेगा। मैं एम्प्लॉयर, तुम एम्प्लॉय, मैं एम्प्लॉयर, तुम एम्प्लॉय। मुझे इसके लिए अरेंजमेंट करना है। किस चीज़ का? प्रोविडेंट फंड का, रिटायरमेंट बेनिफिट का। क्लियर? 5 चीज़ें आएंगी अब। पहला, एम्प्लॉय का अपना जेब से जो पैसा कटेगा और जो पैसा जेब से कट करके प्रोविडेंट फंड में जमा होगा उस पर हर साल जो इंटरेस्ट मिलेगा। मेरा भी तो पैसा जाएगा, रूल है, जितना एम्प्लॉय का काटेंगे उतना अपनी जेब से देना पड़ेगा, है कि नहीं? मेरी भी जेब से जाएगा इसके अकाउंट में और मेरी जेब से जो गया उस पर भी इसको इंटरेस्ट मिलेगा मेरे वाले अमाउंट पर। और जब ये रिटायर होगा तो उस समय पूरा का पूरा पैसा निकाल लेगा। इन 5 चीज़ों में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा वही देखना है। इन 5 पॉइंट्स में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा वही देखना है। पहला पॉइंट, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन। इधर देख ले, पहले लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, चूंकि अभी इंट्रोडक्शन है इनकम टैक्स का, तो बट ऑब्वियस है कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो कई नई चीज़ों की टर्मिनोलॉजी क्लियर होती है। फर्स्ट चैप्टर का सबसे खास बात ये होता है किसी भी सब्जेक्ट का कि नई चीज़ों का टर्मिनोलॉजी क्लियर करता है। आगे हम लोग देखेंगे पूरे इनकम टैक्स में, बार बार देखेंगे। कभी मैं लिखूंगा एग्जेम्पशन और कभी मैं लिखूंगा डिडक्शन, ये, और कभी मैं बोलूंगा रिबेट एंड रिलीफ। क्या बोलूंगा? रिबेट एंड रिलीफ। जब मैं बोलूंगा एग्जेम्पशन, दिमाग तुरंत इधर जाना चाहिए। जब मैं बोलूंगा डिडक्शन, दिमाग तुरंत इधर जाना चाहिए। और जब मैं बोलूंगा रिबेट एंड रिलीफ तो दिमाग इधर जाना चाहिए। बात खत्म। तीनों का सेंस बिल्कुल अलग अलग है। तीनों का सेंस बिल्कुल अलग अलग है। पहला है डिडक्शन। मैंने कहा 10 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, टोटल हो गए 23। चलो 2 रुपये की छूट ले लो। अरे कोई चीज़ एडिशन में है तो उसकी डिडक्शन ले सकते हो। डिडक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ एडिशन में है तो डिडक्शन मिल रही है। कोई चीज़ ऑलरेडी एडेड है तो उसको आप डिडक्ट कर रहे हो, इसको हम कहते हैं डिडक्शन। और डिडक्शंस के सारे रूल्स हम लोग देखेंगे सेक्शन 80 में। जब भी मैं बोलूँ डिडक्शन तुरंत दिमाग में जाना चाहिए सेक्शन 80। नॉर्मल प्रोविजन सारे के सारे सेक्शन 80 में, बाकी इंडिविजुअल चैप्टर के अलग अलग हैं, वो बाद में देखेंगे। सेक्शन 80, जब भी डिडक्शन बोलूँ दिमाग तुरंत जाना चाहिए सेक्शन 80। क्लियर हुआ? बोलो। यानी वो इनकम यहाँ एडेड है, उस इनकम की छूट मिल रही है, इसको हम कहते हैं डिडक्शन। कोई खर्चा मैंने स्पेसिफिक किया, उसका डिडक्शन मिल रहा है। क्लियर है? अच्छा, एग्जेम्पशन। हमारे पास 3 रुपए की और इनकम थी, लेकिन उसको मैंने जोड़ा ही नहीं। जब जोड़ा ही नहीं टोटल में तो घटाओगे क्यों? नहीं समझे मेरी बात? अगर किसी चीज़ को जोड़ करके घटाना ही था तो जोड़ा क्यों?
नहीं, एक गाना था ना इस पर, था ना, अगर दिल तोड़ना ही था तो फिर जोड़ा, कि कुछ ऐसा ही था। देखो तो वही, जब तोड़ना ही था, मतलब सॉरी घटाना ही था तो जोड़ा क्यों? न जोड़ो न घटाओ। जब लेस करना ही है, डिडक्ट करना ही है, तो ऐड किया क्यों? तो न लेस करो न ऐड करो, माफ कर दो, और उसको हम नाम देंगे एग्जेम्पशन। क्या नाम देंगे? एग्जेम्पशन। अगर मैं बोलूं एग्जेम्पशन, तुरंत दिमाग में जाना चाहिए सेक्शन 10, नॉर्मली तुरंत दिमाग में जाना चाहिए सेक्शन 10। क्लियर है? रिबेट एंड रिलीफ क्या होता है? देखो ना, इनकम है, पहले जोड़े फिर घटाएं, क्यों भाई? न जोड़ो न घटाओ, एग्जेम्पशन ले लो। जोड़ लिया है, अब घटाने की बारी है, तो अगर जुड़ा हुआ है लेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिडक्शन। और लास्ट है हम लोग का रिबेट एंड रिलीफ। क्या है ये? क्या बला है? चलो, मैंने टोटल अपनी इनकम कैलकुलेट कर ली, कितनी? 21। कितनी? और इस पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया, मान लेते हैं 2 रुपए। टैक्स कैलकुलेट कर लिया कितना? 2 रुपए। अब 2 रुपए का अगर टैक्स आया और इस टैक्स पर हमको कोई छूट मिलती है, टैक्स पर अगर हमको कोई छूट मिलती है, इनकम पर छूट नहीं मिलती, इनकम पर जो डिडक्शन मिलता है उसको हम डिडक्शन बोलते हैं। कोई इनकम न जोड़ी जाए न लेस की जाए उसको हम एग्जेम्पशन बोलते हैं। और अगर टैक्स में से कोई बेनिफिट दिया जाए, मान लो कोई टैक्स में से बेनिफिट मिला, टैक्स बेनिफिट मिला 98 का, 50 पैसे का, अब टैक्स पेबल कितना है? ये जो बेनिफिट मिला टैक्स का, उसको हम कहते हैं रिबेट एंड रिलीफ। सेक्शन 88, सेक्शन 89, सेक्शन 91, सेक्शन 87A, ये सेक्शंस हैं। छोड़ दो, अभी तुम लोग को सेक्शन से कोई लेना देना नहीं। फिलहाल इतना ही जानो, जब टैक्स से डिडक्शन मिलती है, टैक्स का छूट मिलता है, तो उसको हम कहते हैं रिबेट एंड रिलीफ। अब क्लियर है तीनों टर्मिनोलॉजी? जब मैं डिडक्शन बोलूँ तो इसका मतलब कोई चीज़ एडेड है, नीचे डिडक्शन मिल रहा है। एग्जेम्पशन बोलूँ तो न इधर है न इधर है, वो एग्जेम्प्ट है इनकम। और अगर रिबेट एंड रिलीफ की बात बोलूँ तो टैक्स में से हमको छूट मिलती है, उसको हम कहते हैं रिबेट एंड रिलीफ। चलो, सबसे पहले बात करेंगे हम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की। मैंने कहा 5 पॉइंट आएंगे। कितने पॉइंट आएंगे? पहला पॉइंट एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट। बोलो। तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन employers contribution and interest thereon। बोलो, employers contribution। and the last one is a lump sum amount received at the time of retirement। अगर ये 5 पॉइंट सबके तैयार हो जाएं तो मेरा प्रोविडेंट फंड का टॉपिक क्या हो जाएगा? ओवर। सबसे पहला, एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन, मैंने तुम्हें सैलरी दी 20,000 रुपये की, और तुमने उसमें से कहा सर जी 2,000 मेरा काट करके ट्रांसफ़र कर दीजिए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में। बताओ तुमको सैलरी कितने की मिली, 20,000 की या 18,000 की? 20,000। सैलरी तो 20,000 मिली। अब इसकी मर्जी है उस 20,000 का क्या करता है। सैलरी तो मैंने इसको क्या दी? 20,000। इसने मुझे 2,000 दे दिया कि सर जी मेरे नाम से अकाउंट में डाल दो प्रोविडेंट फंड में। इसको हम कहेंगे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। इसने अच्छी जगह पैसा लगाया या गलत जगह पैसा लगाया? अच्छी जगह पैसा लगाया। बुढ़ापे में सरकार पर बोझ नहीं बनोगे तुम। बुढ़ापे में सरकार पर बोझ और दुनिया के लिए बोझ नहीं बनोगे, बात समझना। तुमने अच्छी जगह पैसा लगाया, छूट मिलनी चाहिए या नहीं? आपकी इनकम में एडेड है 20,000 में, 20,000 में वो 2,000 शामिल है। अब 2,000 आप निकाल रहे हो, बताओ आपको एग्जेम्पशन मिलेगा या डिडक्शन मिलेगा? आपको एग्जेम्पशन मिलेगा या डिडक्शन मिलेगा? आपको अगर छूट चाहिए तो
डिडक्शन। सोचना क्या है, कोई अमाउंट अगर इनकम में एडेड होती है उसको माइनस करते हैं तो डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। फिलहाल छोड़ देते हैं सेक्शन का नंबर पूरा, 80 याद रखते हैं केवल। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 पक्का। अब आते हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, यानी मेरा कंट्रीब्यूशन। मैंने भी इसके खाते में 2000 रुपये ट्रांसफ़र किए। अब जरा सोचो इसकी टोटल सैलरी कितनी हुई। 20,000 मैंने पहले दी थी, 2000 उसमें से निकाल कर इसके अकाउंट में जमा की। बताओ सैलरी कितनी दी मैंने? 20,000। 18,000 इसको, 2000 इसके अकाउंट में। मेरी जेब से तो 20,000 निकला, 2000 और निकला। बताओ इसकी टोटल सैलरी कितनी हो गई? 22। पहले जोड़ो, अच्छी जगह पैसा लगाया या मैंने गलत जगह पैसा लगाया? अच्छी जगह। तो इसको छूट मिलनी चाहिए या नहीं? मिलनी चाहिए। तो पहले मेरा 2000 जोड़ो और उसके बाद नीचे माइनस करो। तो उससे अच्छा क्या दे दो? न जोड़ो न घटाओ, क्या कर दो? पक्की बात है ना? तो एग्जेम्पशन। क्लियर है? ये एग्जेम्प्ट हो गया। न जोड़ने की जरूरत है ना लेस करने की जरूरत है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, तुम्हारे ऊपर तुमने जो पैसा जमा किया 2,000 उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तुमको। अब वो इंटरेस्ट अच्छी चीज़ के लिए मिल रहा है या खराब चीज़ के लिए मिल रहा है? अच्छी चीज़ के लिए मिल रहा है। प्रमोट करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। प्रमोट कैसे करोगे? टैक्स लगाकर या टैक्स छोड़कर? टैक्स छोड़ करके। बताओ इसकी जो इंटरेस्ट की इनकम है पहले इसके अकाउंट में जोड़े, बाद में लेस करें, या जोड़े ही ना? जोड़ो ही मत, पहले जोड़ोगे बाद में घटाओगे। क्या दे दो? एग्जेम्पशन दे दो। मेरा भी जो इंटरेस्ट तुम्हारे अकाउंट में पहुंचेगा, अच्छी चीज़ के लिए बुरी चीज़ के लिए? अच्छी चीज़ के लिए। उसको पहले जोड़ोगे बाद में लेस करोगे, उससे अच्छा क्या दे दो? एग्जेम्प्ट कर दो। न जोड़ो न घटाओ, न ऐड करो न डिडक्ट करो। और बुढ़ापे में जब तुमको पूरा पैसा मिलेगा, दादाजी जब आपको बुढ़ापे में पैसा मिलेगा तो बताएं पूरे पैसे पर छूट दे दे या टैक्स लगा दे? बुढ़ापे का सहारा बनाए हो या टैक्स कमाने का जरिया बनाए हो? ये कौन सा का तरीका होता है कि जन्म भर छोड़ते हैं, जब बेचारा बूढ़ा हुआ उस समय पैसों की खास जरूरत है, उस समय टैक्स लगा दिया। अरे माफ़ करो ना, जाए दो, एग्जेम्पशन दे दो, ना ऐड करो ना डिडक्ट करो। पक्की बात है ना? मेरा एक दोस्त था, करीब जब हम लोग दिल्ली में पढ़ते थे 8-10 साल बाद अचानक उसकी कॉल आई। अरे यार दिलीप तूने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं पहचाना। कह रहा मैं अखिल। मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, कहाँ से फ़ोन नंबर मिल गया? कह रहा नेट से ढूंढ लिया मैंने। और आपकी क्या हाल चाल है? तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा और आपके घर में सब बढ़िया? हम कह रहे हाँ, तुम्हारे घर में कैसे सब बढ़िया? तो मैंने कहा ये आप क्या लगा रखा है? आज 8-10 साल बाद मिल रहे हो, ये आप कर रहे हो। हम तो वही सोच रहे हैं वही अखिल है। कहीं तुम्हारे दिमाग में ऐसा तो नहीं केवल मेरी ही उम्र बड़ी है? तुम्हारी उम्र 10 साल पहले जितनी थी उतनी ही है। तो हम बड़े हो गए, तुम छोटे हो गए। तो समझे ये? नहीं, कुछ लोग होते हैं ना कुछ समय बाद मिलते बड़ा सम्मान देते हैं, और जब डेली मिलते हैं तो सम्मान ले लेते हैं। ये समझ में आया? अगर स्टैट्यूटरी समझ में आया तो हमें नहीं लगता आगे की किसी लाइन में कहीं हम लोग को दिक्कत होगी। जरा देखते हैं, पहले इसको भी दूर कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा। एक बात बताओ, इसमें और इसमें एक ही अंतर है। गवर्नमेंट इसको भी प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट इसको भी प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट कहती है यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, यहाँ पर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। बस इतना ही तो फ़र्क है। यहाँ पर मैं भी अपना प्रोविडेंट फंड करवा सकता हूँ। मुझे अगर अपना प्रोविडेंट फंड करवाना हो तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा मालिक कौन? कोई नहीं। तो मुझे अपना प्रोविडेंट फंड करवाना होगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो मेरा जब मालिक है ही नहीं तो उसका कंट्रीब्यूशन काहे का? और जब मेरा मालिक है ही नहीं, उसका कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो उसका इंटरेस्ट काहे का? खत्म हो गया।
और बाकी चीज़ों की तो मैंने वही बात की है जो गवर्नमेंट कहती है, मैंने अच्छी जगह पैसा लगाया है, मेरी इनकम में जुड़ा हुआ है, मुझे डिडक्शन मिलना चाहिए, मुझे डिडक्शन मिलना चाहिए। इंटरेस्ट पहले मेरे यहाँ जोड़ोगे फिर डिडक्ट करोगे, उससे अच्छा मुझे क्या दे दो, एग्जेम्प्ट कर दो। जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा मुझे पैसा मिलेगा तो क्या कर दो, उसको एग्जेम्प्ट कर दो। अब बात समझ में आई? क्लियर है? पक्की बात? तो दोनों में तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं थी। जो सबसे ज़्यादा टेंशन लेनी है वो है रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड, और ये दोनों के दोनों प्राइवेट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिलेशंस होते हैं, यानी कि अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। क्लियर? बताओ इन दोनों में बढ़िया कौन, कानून को फॉलो करने वाला या कानून की धज्जियाँ उड़ाने वाला? कानून को फॉलो करने वाला, यानी ये वो कह रहा है धज्जियाँ उड़ाने वाला। चलो, अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो उसको डिडक्शन मिलनी चाहिए या नहीं? सच सच बताओ। मिलनी चाहिए। पक्का? अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है मेरा, तो इसके लिए कहा गया अप टू 12% कंट्रीब्यूशन माफ़ है। माफ़ है, न ऐड करो न डिडक्ट करो, माफ़ है, लेकिन 12% की लिमिट तक। किस लिमिट तक दिया है मैंने? सेक्शन 7 में देखें, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12%। ओ हो, सुनो ना, इन एक्सेस ऑफ वहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है अप टू 12% इज एग्जेम्प्ट। सैलरी के 12% तक का कंट्रीब्यूशन माफ है। सैलरी के 12% 12% तक का कंट्रीब्यूशन माफ है। जितना कर देंगे उतना नहीं, एक लिमिट तक। लिमिट क्या है? 12% ऑफ सैलरी। पक्का? अगर 12% के ऊपर चला गया, अगर मैं इतना कह दूं, अगर खून करेगा ना किसी का तो ठीक नहीं होगा। मैं बता देता हूं, कल खून करके आएगा, बताओ क्या कर लोगे? अरे एक्ट में ये भी तो बता होना चाहिए कि खून करके आओगे बेटा फांसी भी हो सकती है। ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, देख लेंगे, ये कौन सी बात होती है? अरे एक्ट पूरा बनाओ ना। 12% तक माफ़ है, इसके ऊपर क्या करोगे? ये भी तो बताओ। 12% तक माफ़ है, इसके आगे तुमने लिखा ही नहीं टैक्सेबल है, तो हम टैक्स कैसे दे दें? बोलो ना कि 12% के ऊपर का इनकम मान लिया जाएगा। 12% तक इनकम नहीं माना जाता तो 12% के ऊपर का इनकम माना जाएगा। 12% तक इनकम नहीं माना जाता, यहाँ लिखा है, लेकिन 12% के ऊपर का इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड मान लिया जाता है। बोलो ना, 12% तक इनकम माफ है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है। लेकिन 12% के ऊपर का क्या? सेक्शन 7 ने चीख चीख करके बोला, मैं हूं ना, मैं टैक्स लगाऊंगा। अब बात समझ में आई? सेक्शन 7 बोलता है टैक्सेबल इनकम है, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड। सेक्शन 7 में जाएगा, अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे। इसकी बात करते हैं इंटरेस्ट की। और ज़रा उसी के नेक्स्ट पॉइंट पर देखो, जहाँ पर मैंने 12% तक का सेक्शन 7 में पढ़ाया है। लिखा है इन एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5%। ओ हो 9.5% तक इनकम डीम टू बी रिसीव्ड है। इसका मतलब 9.5% तक इनकम डीम टू बी रिसीव्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि 9.5% तक माफ है। अप टू 9.5% ऑफ इंटरेस्ट रेट इज एग्जेम्प्ट। अगर इसके ऊपर बनाना, अगर मान लो इंटरेस्ट हमारा 10% के रेट से है तो 9.5 तक माफ़ है। 9.5 के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बना है वो सब इनकम मान लिया जाएगा। सेक्शन 7 में इनकम डीम टू बी रिसीव्ड लिखा हुआ है, देखते जाओ साथ में, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? किसकी बात मैं कर रहा हूँ?
रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की। और अभी तक मैंने ये 2 पॉइंट ही देखे, ये जो डिडक्शन में था इसके लिए बोला अप टू 12% इज एग्जेम्प्ट, इन दोनों इंटरेस्ट के लिए बोला 9.5% इज एग्जेम्प्ट, दोनों इंटरेस्ट के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट हो चाहे वो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट हो। इसका क्या, जब कोई खर्चा मैं खर्च कर रहा था कानून के मुताबिक, तो इसका मतलब मैं टैक्स दे चुका। अब चाहे कानून ने उसको माफ़ किया हो या टैक्स लगाया हो, इसका मतलब मैं टैक्स एक बार दे चुका। अब जब दोबारा मुझे वो इनकम पूरी एक साथ मिलेगी, क्या उस पर टैक्स लगा दूं? लगा देना चाहिए टैक्स। अरे आपने मुझे छूट दी थी, कोई मेहरबानी नहीं की थी मेरे इसके कंट्रीब्यूशन पे, और मेरे वाले कंट्रीब्यूशन पे 12% तक की माफ़ी की थी, उसके ऊपर का टैक्स लगा दिया है आपने, यानी ये टैक्स लग चुका है, इस पर टैक्स लग चुका है। और जब पैसा दोबारा मिलेगा तो क्या टैक्स लगाओगे? लमसम अमाउंट मिलेगा तो टैक्स लगाओगे? माफ़ कर दो, एग्जेम्पशन दे दो। सिंपल है। जो सबसे ज़्यादा टेंशन देता है वो है आपका अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और मैंने साफ साफ बताया है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो होता है जिसमें मैंने प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया। क्लियर? बताओ, प्रमोट करना चाहिए या डिमोट करना चाहिए? प्रमोशन देना चाहिए इसको, प्रमोशन वाला तो ये हिसाब किताब था। इस पर आपको कोई छूट मिलनी चाहिए, बोलो ना। क्या डिडक्शन मिलना चाहिए? डिडक्शन खून करके आओगे सर, बाकियों को 10 साल की सज़ा होती है, हम थोड़े इनोसेंट लग रहे हैं, 8 साल कर दीजिए ना, ये कौन सी बात होती है? तुम्हारे लिए अलग कोड बना होगा तब। इधर देखो, क्या छूट मिलनी चाहिए? तो यहाँ लिख दो नो डिडक्शन। सोचना क्या है, तुमने जो 2000 दिया, सुनो ना, तुमने जो 2000 दिया उस पर तुम्हें कोई छूट नहीं मिलेगी, पूरा 20,000 तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा। 2000 जो तुमने मुझे दिया है कि सर जी जाकर जमा कर दीजिएगा मेरे प्रोविडेंट फंड में, छूट मिल जाएगी, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यानी आपके पूरे अमाउंट पर टैक्स लग गया। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, मेरा वाला जो कंट्रीब्यूशन है, टैक्स लगा दें, माफ़ कर दें, टैक्स लगना चाहिए ना, बोलो ना। टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। लेकिन तुम लोग को ये देखकर बहुत आश्चर्य होगा, घोर आश्चर्य होगा कि ये माफ़ कर दिया गया है। ये केवल दिखने में माफ़ी है। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाकर देखा तो गंजे उछल रहे थे। तो ये वही है, दूर से देखा तो फ़ायदा नज़र आ रहा था, एग्जेम्पशन नज़र आ रहा था, लेकिन ये ऐसा है नहीं। जो जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं वो वैसा हो। दिख रहा है एग्जेम्पशन, लेकिन ये एग्जेम्पशन नहीं है, ये स्लो पॉइजन है। हाँ, वो अभी बताते हैं। हर साल टीकाकरण हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा कब मिलेगा? जब ये मैच्योर होगा। ज़रा देखते हैं। माफ़ कर दिया। इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट को माफ़ कर दें कि टैक्स लगा दें? एम्प्लॉय का अपना अमाउंट पर टैक्स लग गया था, तो इंटरेस्ट भी एम्प्लॉय वाला टैक्सेबल हो जाएगा। कहाँ टैक्सेबल होगा? सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, पीजीबीपी में, कैपिटल गेन में, या अदर सोर्सेज में? अदर सोर्सेज में, क्योंकि इंटरेस्ट है और हमें अपने मालिक से तो मिल नहीं रहा, कहीं और से मिल रहा है, जहाँ पर पैसा प्रोविडेंट फंड का डिपॉजिट है, यानी बैंक से। क्लियर? कहाँ टैक्सेबल होगा? नहीं समझ में आई? अदर सोर्सेज में। अब बताओ इसकी बात, एम्प्लॉयर का अगर ये हिस्सा माफ़ है, इसको भी माफ़ कर दूँ, है कि नहीं? ये माफ़ हो गया। और उसके बाद जब आप एक साथ रुपए निकालने जाओगे, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, तो उस समय गवर्नमेंट कहेगी देख, इस पर तो हम दोबारा टैक्स लगा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने इन पर टैक्स लगा दिया।
लेकिन इस पर जो माफ़ी मिली है ना, माफ़ी मत समझना, आज वो दिन आ गया बुढ़ापे में जब हम टैक्स लगाएंगे। यानी टैक्स उसी पर लगेगा जो माफ किया गया था। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयरऑन, केवल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस पर जो इंटरेस्ट है वही टैक्सेबल होगा। ठीक है ना? सरकार को इससे फायदा हुआ या घाटा हुआ? फायदा हुआ। भाई 20,000 पर 10% टैक्स ले सकते हैं, लेकिन एक साथ जब 5 लाख मिलेगा तो हायर स्लैब में चले जाओगे, 20-30% वाले स्लैब रेट में चले जाओ, गवर्नमेंट को फायदा ही फायदा होगा, है कि नहीं? तो धीरे धीरे आपको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, हर साल पता नहीं चल रहा था, माफ़ है खुशी मना रहे थे। लेकिन बेटा जब एक साथ टैक्स जाएगा तब समझ में आएगा। आप कहोगे सर ये तो एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, क्या दिक्कत है? एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, लेकिन बैठे बैठे एम्प्लॉय को मिल भी तो रहा है, ये भी तो समझो। उसकी जेब से क्या गया? कुछ नहीं। नोट कर ले। ये बच्चा बोल रहा है इसको तो बनाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, सज़ा का रूल होना ही नहीं चाहिए। जिस दिन से कानून बंद कर दोगे, इंडियन पेनल कोड अगले दिन से जुर्म होना बंद हो जाएगा। हाँ, तो अल्टीमेटली बेनिफिट तो है एम्प्लॉय को ना। अगर तुम्हारे पास हवाई जहाज़ में जाने का पैसा नहीं है तो रेलवे हटा दे, और अगर रेलवे में जाने का नहीं है तो बस हटा दे, तो क्या करें? सबको रहने देना, सबको जीने और खाने दो। अगर इसमें एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, हम करें इधर 100 का 100 मिल रहा था, इधर 100 का 20 मिलेगा, 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, मिला तो बोलो। नोट हो गया? देखें इधर, अब अगर मैं कहूं सेक्शन 7 को देखा जाए तो अब सेक्शन 7 तुरंत तैयार हो जाएगा। बोले सेक्शन 7 का पहला पॉइंट ही बोलता है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। आपकी ये इनकम अगर 12% से ऊपर है तो डीम्ड टू बी रिसीव्ड है। अप टू 12% इट इज एग्जेम्प्ट, बट इन एक्सेस ऑफ 12% whose contribution in the recognized provident fund? Whose contribution? Only the employer's contribution in the recognized provident fund in excess of 12% is taxable. हाँ या ना? It would be treated as a income. It would be treated as a income. It is a deemed income. Income deemed to be received. अच्छा, what about your interest portion? Interest is either it is a case of employer's contribution or employee's contribution. In both of these two cases, interest would be chargeable to tax if it is in excess of 9.5%. क्लियर है? 2 पॉइंट समझ में आए। तीसरा, लोग सरकार को किस किस तरह से मूर्ख बनाते हैं, जरा वो भी देख लिया जाए। और सरकार को फिर क्या बनाना पड़ा? रूल बनाना पड़ा, सेक्शन में एडिशन करना पड़ा।
हुआ ये, एम्प्लॉयर ने कहा मैं रूल्स को फॉलो नहीं करूंगा, जा। हम रूल्स को फॉलो करेंगे ही नहीं। एम्प्लॉयर को मालूम है कि एम्प्लॉई 20 साल बाद रिटायर होगा। कितने साल बाद रिटायर होगा? उसने पहले साल ये रूल यूज किया तो उसने अपने वाले अमाउंट पर और अपने वाले इंटरेस्ट के अमाउंट पर छूट ले ली। पक्की बात? सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हर साल ऐसे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जब 18 या 19 साल पे पहुंचा अकाउंट, तो एम्प्लॉयर ने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने शुरू कर दिए और अपने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को कन्वर्ट करवा लिया किसमें? अब बेटा अगले साल जब मैं पैसा दे दूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा? जो पैसे पर टैक्स लगता वो भी माफ़ हो जाएगा। मेरे वाले पर पूरी तरह माफ़ी थी, जो यहाँ पर कुछ हद तक टैक्सेबल था। नहीं समझे? यहाँ टैक्स देना पड़ता, उससे भी माफ़ी मिल गई। 18-19 साल तक फॉलो किया, लास्ट ईयर में जा करके रूल फॉलो कर लिया, जो मेरे पर टैक्स लगता वो माफ हो गया। सरकार को दांत दिखा दिए। अब सरकार को चिढ़ मची ये क्या हो रहा है मेरे राजकाज में। क्या रूल होना चाहिए? रूल ये होना चाहिए कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को कन्वर्ट या ट्रांसफ़र करता है किसमें? रिकॉग्नाइज्ड में, या कोई एम्प्लॉयर अपने किसी अनप्रोविडेंट फंड अकाउंट के